चलो बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम स्टडी करने से पहले मैं आपको थोड़ा लीनियर मोमेंटम के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से एनालॉगस हैं। तो कैसे एनालॉगस है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो थोड़ा हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में देखेंगे। तो देखो बच्चों, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसको हम डिनोट करते हैं पी बार से, हमें पता है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। कंसिडर करते हैं ये बॉडी है, ये बॉडी का मास m है और इस बॉडी को मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो ये बॉडी लीनियरली मूव होगी, मतलब स्ट्रेट पोजीशन में मूव होगी, मतलब उसको कुछ तो भी वेलोसिटी मिलेगी। तो इसको कितनी वेलोसिटी मिली, मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ दिस बॉडी इज व्हाट? क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed बाय द बॉडी कॉल्ड एज लीनियर मोमेंटम। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन जो है हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बट ये तो डेफिनेशन है ही, ये फिजिक्स की लैंग्वेज में डेफिनेशन है, बट एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है कि इस बॉडी ने कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed की है, ज्यादा कम। तो ये क्वांटिटी ऑफ मोशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी? दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। एक तो इस बॉडी का मास, और जो वेलोसिटी मैंने इसको दी है वो वेलोसिटी के ऊपर ये डिपेंड करती है। इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कॉल्ड एज लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed बाय द बॉडी, ये उसका मीनिंग है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम में देखो, एंगुलर मोमेंटम हम क्या करेंगे, इस बॉडी को हम लोग ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक ही फोर्स अप्लाई कर रहे थे। लेकिन एंगुलर मोमेंटम में हम एक फोर्स अप्लाई नहीं करते। एंगुलर मोमेंटम में फोर्स की जगह पे होता है टॉर्क, और टॉर्क का मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम है कपल। कपल मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, राइट। तो अगर आपको बॉडी को रोटेट करना है तो हमें सिंगल फोर्स लगा के नहीं चलेगा, हमें दो फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, कपल ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, तो बॉडी रोटेट करेगी। तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं करता। इट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द फोर्स, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन विच क्वांटिटी, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। इसके पहले के लेक्चर्स में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पढ़ाया है तो इसमें मैंने डिटेल में बताया परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना जरूरी क्यों है। वापस एक बार बता देती हूँ कि ये बॉडी के ऊपर जब हम लोग ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अगर ये फोर्स मैं यहां से अप्लाई करती हूँ, मतलब ये डिस्टेंस चेंज हो गया, पहले मैं यहां से अप्लाई कर रही थी, डिस्टेंस इतना था, तो बॉडी का इतना मास डिस्ट्रीब्यूटेड था। अगर मैंने फोर्स यहाँ पे कर दिया तो ये डिस्टेंस कम हो गया, तो बॉडी का इतना मास निकल गया यहाँ से, मतलब इतना मास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या करते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू आर बार इंटू एफ बार। तो यहाँ पे एफ बार को हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। आर बार का मतलब क्या होता है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो ये परपेंडिकुलर वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको समझेगा। तो ये होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम में हो रहा है। देखो एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम में सिर्फ मास और वेलोसिटी काफी थी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम के लिए क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed बाय द रोटेटिंग बॉडी में सिर्फ मास और वेलोसिटी लेके नहीं चलेगा। तो और कौन सी क्वांटिटी हमें लेनी पड़ेगी? ये बॉडी का मास है, ये बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है, तो ये बॉडी की वेलोसिटी है, लेकिन डिस्टेंस देखो सेंटर से इतना है। अगर मैं ये डिस्टेंस चेंज करती हूँ तो बॉडी का मास चेंज हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ मास और वेलोसिटी लेके नहीं चलेगा, हमें मास और वेलोसिटी के साथ साथ और एक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है जो हमने मोमेंट ऑफ फोर्स में मल्टीप्लाई की थी, एंड दैट क्वांटिटी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। इसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, और वो हम लोग डिनोट करते हैं एल बार से। तो देखो एल बार का मतलब क्या होगा? एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस
ये mv मतलब क्या, ये क्या है, लीनियर मोमेंटम p बार। इसीलिए एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, देखो वहां पे हमने क्या कहा था, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स कहा था, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, टॉर्क मतलब सिंगल फोर्स और डबल फोर्स की बात हो रही थी, इसलिए हमने मोमेंट ऑफ फोर्स कहा था, और इसका ही दूसरा नाम टॉर्क होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मोमेंटम की, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम। वहां पे क्या था, आर बार क्रॉस एफ बार था, इसलिए हमने कहा था मोमेंट ऑफ फोर्स। और यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसलिए एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नामकरण क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये आर परपेंडिकुलर ही लेना है, और ये मैंने थ्योरेटिकली आपको बता भी दिया, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे इसको प्रूव भी करना है। तो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ बार, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अगर आप वेक्टर चैप्टर में स्टडी करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे आर, देखो ये पी बार की जगह पे हम लोग एम वी लेते हैं, तो आर बार क्रॉस एम वी बार। तो यहाँ पे अगर मैंने ये आर बार लिया, ये एम बाहर निकाल लिया, तो हमें क्या मिलेगा, एम इन ब्रैकेट आर बार क्रॉस वी बार। तो वेक्टर चैप्टर में अगर आप देखोगे तो ये जो आर बार क्रॉस वी बार है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे लिखते हैं हम लोग, आर बार या फिर दो वेक्टर से, मतलब ए बार क्रॉस बी बार, ऐसे दो वेक्टर से, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिलता है ए बी साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ए की जगह पे आर बार है और बी की जगह पे वी बार है, तो हम लोग लिखेंगे एम आर वी साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे, ओके। और दैट इज इक्वल टू हमें मिल सकता है एम वी आर साइन थीटा भी मिल सकता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये उसका क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वेक्टर फॉर्म में है, ओके। तो इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ऐसे उसको ये नाम दिया गया। अभी इसको थोड़ा हम डिटेल में स्टडी करते हैं, डेफिनेशन वगैरह वगैरह सब कुछ हमें स्टडी करना है। तो देखो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन प्योर रोटेटिंग बॉडी में अलग आएगी, ट्रांसलेटरी बॉडी में अलग आएगी। तो ट्रांसलेटरी बॉडी में इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। और इसका यूज करके हम लोग इसका एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और यहाँ पे एमवी है, एमवी है मतलब किलोग्राम मास का यूनिट, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, मतलब हमें क्या यूनिट मिलेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये यूनिट मिलेगा हमें एंगुलर मोमेंटम का। ये एसआई में, और सीजीएस में क्या मिलेगा, सीजीएस में हमें मिलेगा किलोग्राम की जगह पे ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये सीजीएस में। और इसका डायमेंशन क्या आएगा, देखो मास का पावर है 1 मतलब 1, लेंथ का पावर है 2 मतलब L2, और टाइम नीचे है मतलब इनवर्स मतलब t-1। तो इसका डायमेंशन आएगा m1 L2 t-1। तो ये है एंगुलर मोमेंटम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो देखो बच्चों, आज का टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योर रोटेटिंग बॉडी और एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू होता है I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला हमने लर्न किया है ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में, इसको डिटेल में हमने स्टडी किया है। तो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब L को हम लोग इस I के फॉर्म में लिखने वाले हैं। अभी तक हम लिख रहे थे लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में, अब इस एंगुलर मोमेंटम को हम लोग इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें एक्सप्रेशन स्टडी करना होगा। देखो आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया है उन्होंने, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योर रोटेटिंग बॉडी।
क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है, रोटेटिंग बॉडी का होता है। ट्रांसलेटरी बॉडी के लिए तो m होता है, मास होता है। तो उसके लिए मास के फॉर्म में जो इक्वेशन हमने देखा L इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, तो ये इक्वेशन हमने देखा है, मतलब ये m के फॉर्म में है। इसका मतलब ये ट्रांसलेटरी बॉडी है और m किसको रिप्लेस करता है, रोटेटिंग बॉडी को, I। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में हम लोग एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक रोटेटिंग बॉडी कंसिडर करने वाले हैं। सपोज ये रोटेटिंग बॉडी मैंने कंसिडर की, इसमें मैं कुछ मासेस कंसिडर करने वाली हूँ। सपोज ये टोटल बॉडी का मास हमने कैपिटल M कंसिडर किया और यहाँ ये छोटे छोटे मासेस से बना है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। तो ये सभी पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा जितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहे हैं। तो हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच रोटेटिंग बॉडी, ईच पार्टिकल ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज सेम एवरीवेयर। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक मास कंसिडर करूँ, सपोज दिस इज m1, दूसरा मास कंसिडर करूँ m2, तीसरा मास कंसिडर करूँ mn, सपोज ऐसे टोटल mn मासेस हमने कंसिडर किए। तो m1, m2 अप टू mn, इन सभी की एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे सेम रहेगी। रोटेटिंग बॉडी के सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, सिर्फ लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे इसकी लीनियर वेलोसिटी कहाँ रहेगी, टेंजेंशियल फॉर्म में। इसकी लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल फॉर्म में, ये टेंजेंशियल फॉर्म में v1, v2, v3 रहेगी। v2, ये vn और ये v1। तो इनकी ये लीनियर वेलोसिटी हो गई। बट एंगुलर वेलोसिटी इन सभी की ओमेगा ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। याद रखो रोटेटिंग बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है क्योंकि वो इक्वल एंगल कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यहाँ पे इनका जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सपोज मैंने r1 कंसिडर किया, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने r2 कंसिडर किया और इसका डिस्टेंस मैंने rn कंसिडर किया। तो यहाँ पे मैंने ये डिस्टेंस r1, r2 अप टू rn कंसिडर किया। तो ये है रोटेटिंग बॉडी। अब हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो देखो बच्चों, इसकी लीनियर वेलोसिटी पहले हम लोग निकाल लेते हैं। मैंने आपको बोला कि लीनियर वेलोसिटी इसकी चेंज होगी, एंगुलर वेलोसिटी वही रहेगी बट लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहाँ पे हमें रिलेशन पता है v1 एंगुलर वेलोसिटी का और लीनियर वेलोसिटी का। v1 इज इक्वल टू, सपोज मैंने ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए निकाली, v1 इज इक्वल टू हमें मिलेगी r1 इंटू ओमेगा। Similarly, for V2 we will get the R2 into omega. In this way we will get up to Vn is equal to Rn into omega. तो ये हमें मिली लीनियर वेलोसिटी। इसके ऊपर से हम लोग इसका लीनियर मोमेंटम निकालेंगे। As we know that what is the formula for linear momentum? लीनियर मोमेंटम के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं P। लीनियर मोमेंटम सब पार्टिकल्स के लिए हम लोग निकालेंगे। लीनियर मोमेंटम के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं P। P1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पहले निकाल लेते हैं, फिर हम उसको वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। तो P1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, m1 इंटू v1। ये फॉर्मूला है क्योंकि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मैंने यहाँ पे डाला m1 इंटू v1, बट v1 इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू r1 ओमेगा। सो वी कैन पुट हियर m1 r1 ओमेगा। ओमेगा इज सेम फॉर एवरीवेयर। सो P2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा m2 इंटू v2, दैट इज इक्वल टू m2 r2 ओमेगा। इन दिस वे वी विल गेट अप टू Pn। सो Pn इज इक्वल टू mn vn, दैट इज इक्वल टू mn rn इंटू ओमेगा। तो ये हमें मिले लीनियर मोमेंटम। देखो v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा होता है, p1 इज इक्वल टू m1 v1 होता है। अब हम निकालते हैं इसके ऊपर से एंगुलर मोमेंटम। एज वी नो दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। सो L1 इज इक्वल टू, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, L1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा p1 इंटू r1, क्योंकि हमने देखा इसका रिलेशन क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये दोनों का प्रोडक्ट मैंने लिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, P1 की वैल्यू डाल दो। P1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, m1 r1 ओमेगा। तो अगर मैं डालती हूँ m1 r1 ओमेगा इंटू ये r1 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। सो दिस r1 एंड दिस r1 वी विल गेट द r1 स्क्वायर। सो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा।
दिस इज फॉर पार्टिकल 1. इन दिस वे वी विल गेट द पार्टिकल 2. डायरेक्टली ये लिख ली हूं मैं m1 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा. सिमिलरली अप टू पार्टिकल ln इज इक्वल टू mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा. तो ये हमने इंडिविजुअल पार्टिकल का निकाला. अगर हमें होल बॉडी का लीनियर मोमेंटम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन सभी पार्टिकल्स की एडिशन करेंगे. सो टोटल मोमेंटम L इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस अप टू Ln. तो इन सबको ऐड करने के बाद हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, L1 मिल रहा है हमें m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस अप टू mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा. सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है. सो दिस इज m1 r1 स्क्वायर इन ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर ओमेगा. तो इन सबको ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे ओमेगा कॉमन निकाल सकते हैं. तो L इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ब्रैकेट में m1 r1 स्क्वायर ओमेगा कॉमन निकाला है प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 अप टू mn rn स्क्वायर. डायरेक्टली लिखती हूँ mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा. सो देखो बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट इज इक्वल टू mr स्क्वायर. तो यहाँ पे हम होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं. अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स का लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर. इसका मतलब ये इक्वेशन की जगह पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल सकते हैं. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही फॉर्मूला है. तो यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा I इंटू ओमेगा. तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको एनालॉग कर सकते हैं. देखो यहाँ पे हमें लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या मिलता है, मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू v, मतलब मास इंटू वेलोसिटी. तो रोटेटिंग बॉडी में मास को कौन रिप्लेस करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी को कौन रिप्लेस कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी. इसका मतलब P इज इक्वल टू mv. ये ट्रांसलेटरी मोशन में होगा और रोटेशनल मोशन में L इज इक्वल टू मतलब एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा होगा. तो ये है एनालॉगस ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रोटेशनल मोशन. बच्चों उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लेकिन उसके पहले टॉर्क क्या होता है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. उसी के ऊपर डिपेंड हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का अभी का टॉपिक. लेकिन बच्चों उसके पहले हम लोग देखते हैं कि टॉर्क एग्जैक्टली होता क्या है. ऑलरेडी इसके बारे में इसके पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है, बट आज मैं आपको उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बताने वाली हूँ. तो टॉर्क देखो क्या होता है, टॉर्क का ही दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. अलग अलग नाम है टॉर्क को. एक्चुअली टॉर्क इज नथिंग बट द फोर्स. टॉर्क एक टाइप का फोर्स है, लेकिन ट्रांसलेटरी बॉडी में इसको हम फोर्स कहते हैं और रोटेटिंग बॉडी में इसको हम टॉर्क कहते हैं. मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया है और वापस एग्जांपल देके बताती हूँ. ये बॉडी के ऊपर जब मैं सिंगल फोर्स अप्लाई करती हूँ तो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करती है, मतलब स्ट्रेट पाथ में मूव होती है जब मैं इसके ऊपर सिंगल फोर्स अप्लाई करती हूँ. बट अगर इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई किए, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई किए, तो ये बॉडी रोटेट होती है, मतलब सर्कुलर मोशन करती है. तो जब सिंगल फोर्स आएगा तो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करेगी, तो उसको हम फोर्स कहते हैं. लेकिन जो दो फोर्सेस आते हैं, कपल ऑफ फोर्स आता है, तो उसको हम फोर्स नहीं बल्कि उसको टॉर्क कहते हैं. तो टॉर्क इज नथिंग बट द कपल ऑफ फोर्स. कपल ऑफ फोर्स की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है बॉडी में, कौन सा इफेक्ट आ रहा है, कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क. इसी को हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स. तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है. देखो सबसे पहले तो इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स, सपोज कंसीडर करते हैं इस बॉडी को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया और यहाँ से मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ. तो इस बॉडी के ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, पहले मैंने इतना सा फोर्स लगाया, बॉडी इतनी ही रोटेट हुई. फिर मैंने फोर्स इंक्रीज किया, बॉडी का रोटेशन भी इंक्रीज हुआ, और फोर्स इंक्रीज किया, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा हुआ. इसका मतलब टॉर्क कौन सी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ये जो रोटेशन है बॉडी में,
ये सबसे पहले तो हमने कितना फोर्स अप्लाई किया उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ फोर्स। तो इसका सबसे पहला फैक्टर रहेगा अमाउंट ऑफ फोर्स। दूसरा फैक्टर देखो और किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने इसको यहाँ पे फिक्स किया रॉड को और मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, यहाँ से फोर्स लगाने के बजाय मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया। तो मुझे देखो यहाँ पे जब मैं फोर्स लगाती हूँ तो ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बॉडी इजीली रोटेट हो रही है। बट अगर मैं फोर्स इधर लगा रही तो मुझे फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। मतलब मैं कहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि बॉडी का जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग, उसकी वजह से मैं कहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ वो मैटर करता है। तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस, और इसी का दूसरा नाम होता है मोमेंट आर्म। कहाँ से? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे अगर मैं एक्सिस लगा दूँ और बॉडी को हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, मतलब ये एक्सिस से कंसिडर करते हैं, बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। तो ये जो डिस्टेंस है ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, टर्निंग इफेक्ट ऑब्वियसली डिपेंड करता है। जब मैं यहाँ से फोर्स लगाती हूँ तो मुझे ज़्यादा कम फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे लगाया तो ज़्यादा। इसका मतलब और दूसरी चीज़ है जिसके ऊपर टॉर्क डिपेंड करता है, वो कौन सी है? दैट इज़ द मोमेंट आर्म। अब तीसरी चीज़, पहली है अमाउंट ऑफ फोर्स, दूसरी है मोमेंट आर्म, तीसरी है देखो अगर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो बॉडी अलग रोटेट करेगी, अगर यही फोर्स मैं ऐसे लगा रही हूँ तो बॉडी अलग रोटेट करेगी। इसका मतलब क्या? मैंने पहले 90 डिग्री एंगल से, मतलब ये मोमेंट आर्म है और ये फोर्स की डायरेक्शन, मतलब इन दोनों में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स है, तो ये 90 डिग्री एंगल में मैंने फोर्स लगाया तो अलग इफेक्ट मुझे दिखाई दिया। और अगर मैंने एंगल चेंज किया, एंगल कम कर दिया देखो, तो मुझे अलग फोर्स दिखाई दिया, अलग टर्निंग इफेक्ट दिखाई दिया। इसका मतलब ये तीसरी चीज़ कौन सी है जिसके ऊपर डिपेंड करता है? वो है एंगल। कितने एंगल पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ऐसी तीन चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये टॉर्क डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है अमाउंट ऑफ फोर्स, दूसरा फैक्टर है मोमेंट आर्म दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और तीसरा फैक्टर है एंगल। एंगल किसके बीच का? एंगल बिटवीन द फोर्स, मतलब ये रॉड है और इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये हो गया डिस्टेंस, मतलब ये R और ये F, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये दैट एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। तो ये एंगल मैटर करता है टॉर्क के ऊपर, ये एंगल अफेक्ट करता है टॉर्क के ऊपर। तो ऐसी तीन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर टॉर्क डिपेंड करता है। अब ये कैसे रिलेटेड है इन तीनों का, इसके साथ क्या रिलेशन है, उससे हमने एक फॉर्मूला बनाया है, वो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला हमें बनाना है। कंसिडर किया हमने एक यहाँ पे एक रॉड लिया, इस रॉड को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे एक एक्सिस बनाया जहाँ पे हमने इसको ऐसे फिक्स कर दिया, और यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स हम लोग ऐसे लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इस रॉड के ऊपर, इस डायरेक्शन में। तो ये हमने फोर्स लगाए यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम डिनोट करेंगे R से। दिस इज कॉल्ड एज मोमेंट आर्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट आर्म। तो ये R से हमने डिनोट किया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ये R डिफाइन कर रहा है, मोमेंट आर्म डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, इस एंगल को हम नाम दे रहे हैं थीटा। तो देखो यहाँ पे ये जो फोर्स है ये इतने एंगल पे लग रहा है, तो इस फोर्स को हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे एज यूजुअल। दो कंपोनेंट कैसे आएंगे? ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो गया इसका रिजल्टेंट कंपोनेंट। इसको हम दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा मैंने बोला है स्पाइडरमैन वाला एक्शन, मतलब अगर ये फ़ैन है, ये फ़ैन की तरफ हमें जाना है, हम फ्लोर पे खड़े हैं, तो एक स्पाइडरमैन डायरेक्टली ऐसे जाएगा, नहीं तो अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा तो कैसे जाएगा? हम लोग हो गए उसकी जगह पे, तो हम पहले चलते चलते यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, मतलब ये उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाला जो है वर्टिकल कंपोनेंट। इस वेक्टर को उठा के हम लोग इधर रखेंगे,
तो इसको मैंने उठा के इधर रखा, तो ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, तो क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो थीटा की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफ कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, और जो दूसरी साइड होता है उसको हम बोलते हैं एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, एफ साइन थीटा। मतलब इस रॉड को रोटेट करने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूटिलाइज हो रहा है, ये जो कंपोनेंट है ये रॉड को इस साइड खींच रहा है, मतलब रोटेशन नहीं दे रहा है। अगर ये रॉड है, इस रॉड को मैं ऐसा फोर्स लगाऊं तो ये क्या करेगा, इधर इस साइड खींचेगा, ये रोटेशन क्रिएट नहीं करेगा। तो रोटेशन कौन क्रिएट कर रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब एफ साइन थीटा बॉडी में रोटेशन ला रहा है। तो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट में से हम कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, परपेंडिकुलर, इसी को हम लोग एफ परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो एफ साइन थीटा यहाँ पे बॉडी में रोटेशन लाने का काम कर रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क को हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से, इसको टाउ बोलते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू होता है आर बार क्रॉस एफ बार, राइट। और क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपने स्टडी किया है 11th में, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आर एफ साइन थीटा होता है, राइट। और इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, तो इसको आप डायरेक्टली आर एफ साइन थीटा लिख सकते हैं, बट कैसे आया वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखते हैं, आर बार क्रॉस एफ बार, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर एफ परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही बॉडी में रोटेशन ला रहा है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर एफ परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे एफ परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। तो देखो ये मिल गया हमें टॉर्क। तो हमने बताया टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ फोर्स एफ आ गया, मतलब अमाउंट ऑफ फोर्स आ गया। दूसरी चीज मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म मतलब कौन से डिस्टेंस पे हम लोग कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, वो आर आ गया उसकी जगह पे। और तीसरी चीज मैंने बताई थी थीटा, तो थीटा भी आ गया। मतलब ये तीनों फैक्टर्स कंसीडर किए हमने यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, वी विल गेट द टॉर्क हियर। अंडरस्टैंड एवरीबडी। तो ये हो गया टॉर्क, दिस इज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये टॉर्क का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब हमें टॉर्क को कुछ अलग फॉर्मूले में डिराइव करना है, कुछ अलग फॉर्मूले में एक्सप्रेस करना है, तो वही आपका मेन टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब यही आपके सिलेबस का टॉपिक है। देखो टॉर्क को हम लोग आई के फॉर्म में लिखने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग एक रिजिड बॉडी कंसिडर करेंगे। तो देखो ये रिजिड बॉडी हमने कंसिडर की, ये रिजिड बॉडी को हमने इस एक्सिस यहाँ पे इस पॉइंट पे फिक्स किया है, और यहाँ से हमने एक ऐसा रॉड डाला है, और इस बॉडी को हमने ऐसे एक्सेलरेट किया, मतलब ऐसे रोटेशन दिया। तो ऐसे रोटेशन देने के बाद बॉडी ऐसे रोटेट होना स्टार्ट करेगी, और ये होगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेशन स्टार्ट करेगी। तो ये बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स है, ये सभी पार्टिकल्स रोटेट होंगे। एम आई क्लियर। तो सपोज हमने वहाँ के 2-3 पार्टिकल्स कंसिडर किए। सपोज मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर किया जिसका मास है m1, बॉडी का टोटल मास m है, उसमें से मैंने एक सिंगल पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल कंसिडर किया जिसका मास है m1। तो इस m1 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो हमने कंसिडर किया r1। तो इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा यहाँ पे। सपोज इसको मैंने नाम दिया F1, तो यहाँ पे F1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, m1a1, क्योंकि ये टेंजेंशियल फोर्स है। देखो तो ये ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिलेगा, मास इसका m1 है, इसका एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें लेना पड़ेगा। बॉडी रोटेट कर रही है बट हम इसका टेंजेंशियल लॉन्ग द टेंजेंट एक्सेलरेशन ले रहे हैं, तो ये m1 इंटू a1 रहेगा। सिमिलरली हमने यहाँ पे दूसरा पार्टिकल कंसिडर किया जिसका मास हमने लिया m2, और उसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कंसिडर किया r2, उसके ऊपर ये फोर्स लगा F2, तो F2 इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिलेगा m2a2। सिमिलरली मैंने और एक पार्टिकल यहाँ पे कंसिडर किया जिसका मास लिया मैंने mn। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, m1 m2 m3 अप टू mn। तो ये mn लिया मैंने, यहाँ पे उसका डिस्टेंस लिया rn, और उसका ये परपेंडिकुलर फोर्स हमने लिया Fn।
तो ऐसे बॉडी के अलग अलग पार्टिकल्स हमने कंसीडर किए, उनका मास लिया, उनका फोर्स लिया। अब हमें निकालना है टॉर्क का फॉर्मूला। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखो जब ये पार्टिकल्स रोटेट करते हैं तो हमने रोटेशनल मोशन में एक चीज़ पढ़ी थी, वहाँ पे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम है दैट मीन्स अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसका क्या रहेगा? सेम रहेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सभी का सेम है। तो ये यहाँ पे हमेशा याद रखो, जब बॉडी जब रोटेशनल मोशन करती है तो उस वक्त बॉडी के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी ये चीज़ें सेम होती है। तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल का अल्फा सेम है। ये जो अल्फा है वो हर एक पार्टिकल का सेम है, लेकिन इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है मतलब ए, वो चेंज हो रहा है। बॉडी का अल्फा तो सेम है लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन हर एक पार्टिकल का चेंज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे A1, A2, AN ऐसे नाम दिए हैं। तो यहाँ पे ये एक नोट है, याद रखना कि जब बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, व्हेन बॉडी इज रोटेटिंग एट दैट टाइम लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज चेंज बट angular acceleration of the body of all the particles are same. That is very important note here. तो हमें पता है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं S इज इक्वल टू आर थीटा, जैसे हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू आर ओमेगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो हम A1 से डिनोट करेंगे। तो A1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा R1 इंटू अल्फा। डिस्टेंस चेंज है बट अल्फा तो सबके लिए सेम रहेगा। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे A2 इज इक्वल टू R2 इंटू अल्फा। इन दिस वे वी कैन राइट AN इज इक्वल टू RN इंटू अल्फा। तो ऐसे हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, लीनियर एक्सेलरेशन मिलेगा हर एक पार्टिकल का। और इसके ऊपर से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा? F1 इज इक्वल टू M1 इंटू A1। तो A1 का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं M1 R1 अल्फा। सिमिलरली हमें F2 मिलेगा M2 इंटू A2 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिलेगा M2 R2 अल्फा। सिमिलरली अप टू Fn हमें मिलेगा Mn इंटू AN दैट इज इक्वल टू Mn इंटू Rn इंटू अल्फा। तो ऐसे अलग अलग फोर्स हर एक पार्टिकल के लिए हमने यहाँ पे फोर्स निकाला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स निकालने के बाद हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला, इसको मैं रफ करती हूँ AN को। इसके ऊपर से हमें टॉर्क का फॉर्मूला मिलेगा। देखो टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको? टॉर्क 1 फॉर द फर्स्ट पार्टिकल हम लोग निकालते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू R दैट मीन्स R1 इंटू F1 मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 इंटू F1। तो यहाँ पे F1 डाल दो। F1 क्या है? दैट इज इक्वल टू R1 इंटू M1 R1 अल्फा। तो ये R1 स्क्वायर बन जाएगा, तो हमें मिलेगा टाउ 1 इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर इंटू अल्फा। इन दिस वे वी कैन राइट टाउ 2 ऑल्सो। टाउ 2 इज इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग निकालेंगे टाउ n इज इक्वल टू Mn Rn स्क्वायर अल्फा। और अगर हमें टोटल टॉर्क निकालना है इस बॉडी के ऊपर कितना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू टाउ n। तो ये सभी टॉर्क के जो फॉर्मूले हैं इसमें डाल दो, तो हमें मिलेगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस अप टू Mn Rn स्क्वायर अल्फा। तो ये सभी फॉर्मूलेज मैंने इसमें डाल दिए। तो इसमें देखो अल्फा सब में कॉमन आ रहा है, तो हम अल्फा कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमें मिलेगा टाउ इज इक्वल टू इन ब्रैकेट M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर अप टू Mn Rn स्क्वायर एंड अल्फा इज कॉमन हियर। तो अल्फा मैंने कॉमन निकाल लिया।
तो ये जो फॉर्मूला है याद करो, ये किसका फॉर्मूला है? इट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है? m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn स्क्वायर। तो ये इसकी जगह पे अगर हम I डालते हैं तो हमें टाउ का फॉर्मूला मिलता है I इंटू अल्फा। तो देखो ये टॉर्क का फॉर्मूला किस में है? इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो यही हमें एक्सप्रेस करना था, यही डिराइव करना था। क्या डिराइव करना था? एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये इसका फॉर्मूला है। देखो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो रिलेशन है, एनालॉगस किससे एनालॉगस है? देखो ये एक्सप्रेशन है ट्रांसलेटरी मोशन का जो फॉर्मूला है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस फोर्स के फॉर्मूले से ये एनालॉगस है। मतलब देखो यहाँ पे आई किसको रिप्लेस कर रहा है? एम को। और ये लीनियर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। मतलब ट्रांसलेटरी मोशन में हम फोर्स बोलते हैं, रोटेशनल मोशन में हम टॉर्क बोलते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में मास होता है, रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन होता है और रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो ऐसे ये दोनों चीज़ें एनालॉगस है, दोनों एक्सप्रेशन, दोनों रिलेशन एनालॉगस है। तो ये है टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया।